हेलो बच्चों, हाउ आर यू। हिस्टोरिया के प्लेटफॉर्म पे आज हम क्लास 9 का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिविक्स का वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये मेरा वन शॉर्ट रिवीजन है और इसमें हम जिन जिन टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है पार्लियामेंट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट एंड जुडिशरी। टर्म टू एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन और एमसीक्यू जरूर आते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। तो इसमें हम जो फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पार्लियामेंट। व्हाट इज पार्लियामेंट? देखिए, पार्लियामेंट से आपको समझ में आ रहा है कि देखिए, इन ऑल डेमोक्रेसी एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। हाँ, अब तक डेमोक्रेसी जो होती है, इस शब्द से आप जो है ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद द टर्म वर्ड डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। मीन्स in what we are doing in democracy, we are with the help of voting, we are just selecting our representative, and these representative on our behalf, these representative are taking this final decision, making law for the country. But where all these laws are made, these all laws are made in parliament। कि ये जो कानून, देश को चलाने के लिए जो कानून व्यवस्थाएं होती हैं, वो सारे कानून व्यवस्थाएं कहाँ बनती हैं? These all laws are made in parliament। ये सारे लॉज कहाँ बनती हैं? ये सारे लॉज बनती हैं बेटा पार्लियामेंट में। तो क्या होती है पार्लियामेंट? सी पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। कि ये जो पार्लियामेंट यहाँ पर कानून बनाए जाते हैं और सरकार पर निगरानी रखी जाती है और देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करने का कार्य यहीं पर होता है। पार्लियामेंट या जनता की आवाज है। दिस इज पार्लियामेंट इज द वॉइस ऑफ द पीपल। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है जहां चुने गए प्रतिनिधि देश के लिए फैसला लेते हैं। अलग अलग देशों में इसे जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे देश भारत में इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड पार्लियामेंट। हमारे देश भारत में इसे हम जो है संसद कहते हैं। ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट कहते हैं, रशिया में इसे फेडरल असेंबली और ड्यूमा कहते हैं और जापान में इसे नेशनल डायट कहते हैं। पार्लियामेंट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। मतलब पार्लियामेंट जो है पीपल के बिहाफ पे कंप्लीट पॉलिटिकल अथॉरिटी को एंजॉय करती है। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर लॉ मेकिंग इन आवर कंट्री। हमारे देश भारत में जो है जो भी लॉज वगैरह बनते हैं ये पार्लियामेंट में बनते हैं और ये जो लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस होता है इसी को हम लेजिस्लेचर कहते हैं। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड की जो पार्लियामेंट है वो क्या करती है? न्यू लॉज बनाती है, चेंज एग्जिस्टिंग लॉ। जो लॉ है उसमें अगर कुछ चेंजेस लाने का कार्य भी पार्लियामेंट करती है, या फिर अगर कोई लॉ कंट्री के पक्ष में, लोगों के पक्ष में नहीं है तो उसे वो खारिज करती है और एंड मेक न्यू वन इन देयर प्लेस, और उसकी जगह पर नए लॉज बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, हमने मंडल कमीशन डिस्कस किया था। मंडल कमीशन में जो एसईबीसी लगा था, जो आया था फैसला आया था, बाद में उसको गवर्नमेंट ने क्या किया था? उसको नए फैसले के साथ में फिर इम्प्लीमेंट किया था। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। यही नहीं, पार्लियामेंट क्या करती है? जो लोग गवर्नमेंट रन कर रहे हैं उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ कंट्रोल रखती है, नहीं ताकि वो अपना मनमानी से काम ना कर सके। भारत जैसे हमारा कंट्री इंडिया है, भारत जैसे कंट्री में ये जो है डायरेक्ट और फुल कंट्रोल है। पार्लियामेंट फुल कंट्रोल रखती है उन लोगों पर जो लोग देश को रन कर रहे हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव को जिनको जनता ने चुनकर भेजा है। Those who run the government can take decision only so long as they enjoy support of the parliament। जो लोग देश के लिए कानून व्यवस्था बना रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, वो तभी तक इसको एंजॉय कर सकते हैं जब तक कि उनको पार्लियामेंट का फुल सपोर्ट रहेगा। तो देखिए अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट है। कि कोई भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है या फिर गवर्नमेंट के का मनी से रिलेटेड जो भी इश्यूज रहते हैं वो पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। इन मोस्ट कंट्रीज द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंड ओनली व्हेन पार्लियामेंट सेक्शन इट। कि रनिंग गवर्नमेंट जो भी पैसा स्पेंड करती है वो पैसा पार्लियामेंट से ही सेक्शन होता है।
पार्लियामेंट इज हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिस्कशन, पार्लियामेंट जो है डिस्कशन का सबसे बड़ा मंच है। किस तरह का डिस्कशन, कोई भी ऑन डिबेट ऑन पब्लिक इशू, अगर कोई पब्लिक इशू है, नेशनल पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी अगर इशू है तो उसको पार्लियामेंट में क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। In our country, the parliament consists of two houses. The two houses are known as the Council of the State Rajya Sabha and the House of the People Lok Sabha. Okay, मतलब हमारे देश में जो parliament have three organs. That one is the president, Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha and Rajya Sabha, even though the president of India is a part of parliament, although she is not member of either house. मतलब जो president होते हैं वो parliament के part होते हैं, लेकिन वो लोक सभा और राज्य सभा इन दोनों में से किसी के भी क्या है, part नहीं है. That is why all law made in house come into force only after they receive the assent of the president. But any law, कोई भी लॉ तभी लॉ बनता है जब उस पे क्या होता है, जब उस पर प्रेसिडेंट की साइन होती है. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. Two houses of the parliament. First one we are going to discuss about the Lok Sabha. What is Lok Sabha? Lok Sabha क्या होती है? Lok Sabha is also known as the lower chamber of the house. Means Lok Sabha को जो है, लोक सभा इसको लोअर चेंबर भी कहते हैं और इसे हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं. द मेंबर ऑफ द लोक सभा वे डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. लोक सभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली हम लोग उनको चुनकर भेजते हैं. देयर टर्म इज फॉर 5 ईयर. द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोक सभा इज 550. प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोक सभा इज 543. फ्रॉम दिस 530 come from the various states and 20 from the union territories. Now we are going to talk about the Rajya Sabha. Rajya Sabha is also known as the upper house or the council of the state. The member of the the member of the Lok Sabha is directly elected by the people of India, but the member of the Rajya Sabha were indirectly elected by the people of the India. Member of the Lok Sabha were elected for the 5 years, but the member of the Rajya Sabha is elected for the 6th year. Maximum strength of the Rajya Sabha is the 250. Present strength is the 233. One third member retired every year. जो लोक सभा होती है ये परमानेंट हाउस नहीं है, नहीं है. हर 5 साल में लोक सभा भंग हो जाती है. बट राज्य सभा जो है वो हमारे कंट्री का परमानेंट हाउस है. राज्य सभा कभी डिसॉल्व नहीं होती. उसके 1/3 मेंबर जो है हर साल क्या होते हैं, रिटायर होते हैं. व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दिस? इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, लोकसभा जो है 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है. अगर कभी लोकसभा 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है और हमारी कंट्री के ऊपर कोई भी संकट आता है, तो ऐसे समय में अगर लोकसभा नहीं है तो हमारी जो राज्यसभा है उसके जो मेंबर्स है वो हमारी कंट्री को क्या करते हैं, रन करते हैं. इसीलिए इस तरह का सिस्टम रखा गया है. नाउ we are going to discuss about the Lok Sabha कि but in all decision making Lok Sabha exercise the supreme power. कि लोक सभा और राज्य सभा में जो है लोक सभा का पावर ज्यादा है. क्यों पावर ज्यादा होगा लोक सभा का? बिकॉज लोक सभा इज द डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स. नो, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको लोगों ने चुन कर भेजा है. ओके, एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड टू बी पास बाय बोथ द हाउसेज. कोई भी, देखिए, लोकसभा का पावर ज्यादा है. कोई भी लॉ जब पास होता है तो उसको दोनों हाउसेज का असेस चाहिए. बट इज देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेज. लेकिन इस लॉ इसमें भी कुछ डिफरेंसेस है. द फाइनल डिसीजन की, देखिए, जो भी लॉ बनता है क्यों, तो लोकसभा जो है लॉ बनने के बाद लोकसभा उसको जो है पास करने के लिए किसके पास भेजती है? राज्यसभा के पास भेजती है. राज्यसभा उसको अपने पास द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन ज्वाइंट सेशन इन विच द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज सिट टुगेदर. किसी भी लॉ पे डिसीजन लेने के लिए दो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो साथ में ज्वाइंट सेशन में बैठते हैं. बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ मेंबर द व्यूज ऑफ लोकसभा इज लाइक to be prevail. लेकिन क्या होता है कि लोकसभा का स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, और कंपेयर टू राज्यसभा में 50% तो ज्यादा ही है. तो किसी भी
फैसले पे जो है लोकसभा का जो है ज्यादा क्या करता है, इन्फ्लुएंस रहता है। लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर, मनी से रिलेटेड जो भी मैटर होता है उस पे लोकसभा का क्या होता है, ज्यादा पावर होता है। लोकसभा, वंस द लोकसभा पासेस द बजट, द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, कि लोकसभा क्या है, लोकसभा के पास बजट पास करने का अधिकार है, तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है। राज्यसभा कैन ओनली डिलेड फॉर 14 डेज और सजेस्ट चेंज इन इट। राज्यसभा जो है किसी भी बिल को अपने पास 14 दिन तक रख सकती है और उसके लिए जो भी चेंजेस है उसको केवल सजेस्ट कर सकती है, लेकिन उसमें खुद से कोई चेंजेस नहीं कर सकती है। अब लोकसभा के हाथ में कि वो इस सजेशन को एक्सेप्ट करे या न करे। Now see, so what we can say? We can say that most importantly the Lok Sabha control the Council of Ministers. Lok Sabha क्या है? Councils of Ministers होते हैं। Only a person who enjoy the support of the majority of the member in the Lok Sabha is appointed as the Prime Minister. See, जो लोक सभा के जो मेंबर्स होते हैं, जो लोक सभा के मेंबर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब कौन, प्राइम मिनिस्टर के सजेशन पे। if the majority of the Lok Sabha members say no confidence in the council of the minister, all minister including prime minister have to be quit। अगर लोकसभा के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन जारी हो जाता है तो जो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ उनकी जो पूरी लोकसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। अब देखिए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पे रहेगा। हु आर दिस एग्जीक्यूटिव? एन एग्जीक्यूटिव इज अ पर्सन और बॉडी विद हाई लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल पावर। कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लोग होते हैं जो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव में हाईएस्ट पोजीशन पे होते हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ। ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने में और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में और उसमें की डिसीजन लेने में। सो एग्जीक्यूटिव इज समवन हु लॉ एग्जीक्यूट प्लान और पॉलिसीज और लॉ। की एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं या पॉलिसी और लॉ को बनाते हैं। हमारे देश भारत में इस तरह पे वी हैव टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, दे आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। नाउ वी आर टॉकिंग about who are political executives. See, one that is elected by the people for a specific period is called political executive. Now we are going to talk about the political executive. Political executives वो होते हैं जिनको जनता चुनकर भेजती है। Political leaders who take the big decision fall in this category. Political executive जो है देश के लिए बड़े बड़े फैसले लेते हैं। Political executive है more power than non-political executive. ये जो political executive है इनके पास ज्यादा पावर होती है। The minister is an elected representative of the people and thus empowered to exercise will of the people on their behalf. Why these people have more power? Because they are elected representative on behalf of the people. जनता ने इन लोगों को चुनकर भेजा है इसलिए इनके पास ज्यादा पावर है। She is finally answerable to the people for all the consequences of her decision. यहाँ पे देखिए she क्यों लगा है? because these representative जो है ये फीमेल भी होती है ना, that's why यहाँ पे C लगा है। that is why she is finally answerable to the people for all consequences of her decision। की जो भी डिसीजन लिया, जो भी डिसीजन ये लोग लेते हैं वो पूरे जनता को आंसरेबल है, जनता को जवाब देने के लिए ये लोग क्या है, these are responsible. That is why the minister take all final decision। और इसीलिए जो भी हमारे कंट्री को में जो लॉ मेकिंग डिसीजन होता है इसमें ये लोग इनका डिसीजन फाइनल होता है। द मिनिस्टर डिसाइड द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव इन विच डिसीजन एंड पॉलिसी शुड बी मेड। तो जो भी डिसीजन और पॉलिसी लेने का फैसला जो है यही पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करते हैं। बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव समहाउ डिफरेंट देन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। हु आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव? सी, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स ओनली बी इन पावर ओनली फॉर द 5 ईयर। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आते हैं ये लोग केवल 5 साल के लिए ही क्या करेंगे, पावर में रहेंगे।
बट जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं या फिर जिन्हें हम सिविल सर्विसेज भी कहते हैं, ओके, तो इन सेकेंड कैटेगरी द पीपल आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, दिस इज कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफ सिविल सर्विस। मतलब कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं ये सिविल सर्विस होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनको ये पास करके आते हैं। पर्सन वर्किंग इन सिविल सर्विस आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट, दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन रूलिंग पार्टी चेंज। अगर रूलिंग पार्टी चेंज भी हो जाती है तब भी वो अपने अपने जो जो उनकी पोजीशन है उस पर भी बने रहेंगे। दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, लेकिन ये जो ऑफिसर्स होते हैं इनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करना होता है और उन्हें उन्हें असिस्ट करना पड़ता है। कैरिंग आउट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, उनको असिस्ट करना पड़ता है डे टू डे का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है उसमें परमानेंट एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की हेल्प करते हैं। सिविल सर्वेंट इज यूजली मोर एजुकेटेड एंड हैज मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं इनके पास इतना नॉलेज नहीं होता है, लेकिन जो सिविल सर्वेंट होते हैं ये अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं। समटाइम द मिनिस्टर मे नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर, जो जिन नेताओं को हम लोग चुनकर भेजते हैं ना उनके पास इतना नॉलेज टेक्निकल मैटर में नहीं होता है। ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं ये डिफेंस, इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें एक्सपर्ट होते हैं और ये लोग इन मिनिस्टर्स की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं है कंट्री को रन करने में। ओके, सो अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। अब आप देखिए द लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये आप देख रहे हैं ये सारी तस्वीर, ये हमारे 1947 से लेके 2025 के हमारे ये जो है दीज आर द फोटो ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 टू 1920 from 1947 to 2025. So now we are going to discuss about the Prime Minister of India and Councils of Minister. ठीक है, who see in India the Prime Minister is not directly elected but it is appointed by President। कि क्या होता है देखिए, हम लोकसभा का हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो जो पार्टी हाईएस्ट पार्टी जो जीत कर आती है वो पार्टी अपने में से प्राइम मिनिस्टर चुनती है। ओके, द लीडर ऑफ द पार्टी और coalition commanding a majority at least 272 seat in Lok Sabha, the lower house of the parliament is appointed as prime minister। जो भी पार्टी इलेक्शन लड़ती है उसमें से कोई भी पार्टी जो 272 प्लस सीटें जीत कर आती है या फिर जो पार्टी मेजोरिटी में आती है, या फिर अगर वो पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है तो डिफरेंट पार्टीज को लेके जो कॉलिजन गवर्नमेंट बनती है उसमें से वो अपने में से एक व्यक्ति, एक ऐसे पर्सन को चुनते हैं जो उनका प्राइम मिनिस्टर होता है और वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। अंडर आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा इसका डिसीजन जो जीती हुई पार्टी रहती है वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर ऑफ आइदर द लोकसभा और राज्यसभा। जो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो भी कैंडिडेट चुना जाता है वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर उसे होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है तो इफ नॉट दे मस्ट बी बिकम अ मेंबर विद इन 6 मंथ। तो अगर वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो वो प्राइम मिनिस्टर तो बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर अपनी पात्रता को क्या है, प्रूव करना पड़ता है। Collision scenario: if no party win a clear majority, president uses their discretion to appoint a leader who can, in their opinion, command a majority of the Lok Sabha, often asking them to prove confidence within a set time frame। अगर coalition को में जो है डिफरेंट सिनेरियो रहता है, अगर कोई पार्टी इफ नो पार्टी विन अ क्लियर मेजोरिटी, किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती तो ऐसे समय में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने पावर का यूज करते हैं और अ लीडर हु कैन इन देयर ओपिनियन कमांड अ मेजोरिटी इन लोकसभा। जो भी लीडर अपनी मेजोरिटी को सिद्ध करता है प्राइम मिनिस्टर उसको प्रेसिडेंट उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, लेकिन सर्टन पीरियड के समय उसे अपनी जो है प्रूफ करनी पड़ती है, कॉन्फिडेंस को उसको प्रूफ करना पड़ता है। अब देखिए हमारे देश में जो है
पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे ज्यादा पावर है। द प्राइम मिनिस्टर हैज वाइड रेंजिंग पावर, सबसे अधिक पावर जो है हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर के पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ही इज डूइंग, ही चेयर कैबिनेट मीटिंग। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। ही कोऑर्डिनेट चेयर मीटिंग, ही कोऑर्डिनेट द वर्क के डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है उसके वर्क को कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में किसी तरह का डिसएग्रीमेंट है तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो डिफरेंट कैटेगरी के मिनिस्टर्स होते हैं उन पे सुपरविजन रखते हैं। ऑल मिनिस्टर वर्क, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो इनके अंदर काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कि वो डिफरेंट मिनिस्टर को वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ही आल्सो हैज पावर टू डिसमिस द मिनिस्टर, अगर कोई मिनिस्टर, इफ एनी मिनिस्टर इज नॉट डूइंग हिज फंक्शन वर्क प्रॉपरली, सो प्राइम मिनिस्टर हैज पावर टू डिसमिस हिम व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट। बट वन थिंग इज दैट इफ द प्राइम मिनिस्टर क्विट, अगर प्राइम मिनिस्टर अपना रिजाइन देता है तो पूरा का पूरा कैबिनेट जो है, एंटायर मिनिस्ट्री क्या हो जाती, क्विट कर देती। प्राइम मिनिस्टर रिजाइनेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज रिजाइनेशन ऑफ होल मिनिस्ट्री, अगर प्राइम मिनिस्टर का रिजाइनेशन होता है, अगर प्राइम मिनिस्टर अपना रिजाइनेशन देते हैं तो पूरी की पूरी लोकसभा क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। Thus if the cabinet is most powerful institution in the India, within the cabinet it is prime minister who is more powerful। अगर इंडिया में कैबिनेट जो है सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर है ये सबसे पावरफुल मेंबर है। हमारे कंट्री में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और अब मोदी जी, ये लोग इतने इन्फ्लुएंशियल पीएम बने हैं कि सम टाइम मतलब इनका पावर इतना ज्यादा हमारे ही कंट्री में नहीं, वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर नाउअडे आज की जो पॉलिटिक्स है, आज की जो डेमोक्रेसी है, उसमें प्राइम मिनिस्टर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो गया है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है सम टाइम अब प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लगती है। अब ये जो है आप जान रहे हैं कि जो एज पॉलिटिकल की इन सब में जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे मेजर रोल प्ले करती है। अब प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, वो कैबिनेट और पार्लियामेंट पे पार्टी के थ्रू क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। मीडिया पार्टी पॉलिटिक्स में सबसे मेन रोल प्ले करती है। मीडिया आल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस ट्रेंड बाय मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन एज अ कंपटीशन। मतलब कि आप देखोगे कि मीडिया क्या करती है कि कंपटीशन, आप देखेंगे ना कि जब भी इलेक्शन आने वाले रहते तो लोग पोल करवाते, जगह जगह जाके पूछते हैं कि कौन सी पार्टी आएगी। तो ये मतलब मीडिया क्या करती है, वो एक ट्रेंड दे रही है। जो पीएम का जो भी इन्फ्लुएंशियल है, पीएम का भी जो भी रोल है, जो प्रभाव, उसको ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। इन इंडिया टू वी हैव सीन सच ए टेंडेंसी, और हम भारत जैसे देश में तो हमने ये टेंडेंसी देख ही लिया है। फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, कितने फेमस पॉलिटिशियन हुए हैं ये आप भी जानते हैं। और करंट में मोदी जी, ये सबसे क्या है, सबसे फेमस प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं अब तक के देश में, हमारे देश के इतिहास। Prime Minister have its own council of ministers with the help of whom he is just conducting all his duties। प्राइम मिनिस्टर का अपना जो है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जिनके साथ रहकर वो जो है देश का कार्यभार संभालते हैं। अब देखो, आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद द प्रेसिडेंट अपॉइंट अदर मिनिस्टर ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट जो है वो पीएम की, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं। जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो मोस्टली जो मेजोरिटी पार्टी होती उससे होते हैं, या फिर जो कॉलिजन जो पार्टी होती उनसे जो है मिनिस्टर्स फॉर्म होते हैं। ओके, पीएम इज फ्री टू चूज मिनिस्टर। अब अभी देखो, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना वो फ्री हैं, उनको अपने काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में किन मिनिस्टर को चुनना है इसके लिए वो उनका अपना डिसीजन होता है। एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सम टाइम अ पर्सन हु इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन आल्सो बिकम अ मिनिस्टर। सम टाइम क्या होता है कि अगर कोई पर्सन पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तब भी वो मिनिस्टर बन सकता है, बट इन दैट केस सच अ पर्सन हैज टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। लेकिन अपने अपॉइंटमेंट के 6 महीने के अंदर जो है उसे पार्लियामेंट की जो पात्रता है उसको प्रूफ करनी पड़ती है।
सो जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसमें की कैटेगरी, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द की कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया, कि हमारे देश भारत में कितने तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। इसमें देखिए 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। पहला है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, और थर्ड होते हैं मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, MOS मीन्स व्हाट सी। कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं द मोस्ट सीनियर मिनिस्टर्स हु हेडेड मेजर मिनिस्टर्स लाइक होम्स, डिफेंस और एंड फाइनेंस। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ये सीनियर मिनिस्टर होते हैं जिनके पास जो है इम्पोर्टेंट जो है डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि होम डिपार्टमेंट हो गया, डिफेंस हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया। ओके, दे आर द कोर पॉलिसी मेकिंग बॉडी, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं यही लोग लेते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है, जैसे कि आप एग्जांपल देखेंगे कि राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमन आप देखेंगे कि वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ओके, नेक्स्ट इज मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, दूसरी कैटेगरी है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की। ये जो होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज जूनियर मिनिस्टर हु डू नॉट रिपोर्ट टू द कैबिनेट मिनिस्टर। ये जो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर होते हैं ये स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं, इनके जिम्मे में स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि कैबिनेट को रिपोर्ट नहीं करते। दे आर इन चार्ज ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट, कि उनके अधीन जो डिपार्टमेंट होता है वो उसके इंचार्ज होते हैं। नेक्स्ट इज मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, मिनिस्टर अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर टू असिस्ट देम विद स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो है कैबिनेट मिनिस्टर से असिस्ट होते हैं और उनको जो है हेल्प करते हैं। दे डिसाइड एंड फ्रेम पॉलिसीज रिगार्डिंग ईच एंड एवरी ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इन देयर मीटिंग, कि ये लोग जो है उनका जो जो ब्रांच होता है उसमें लोग सारी जो है दे डिसाइड एंड फ्रेम, उसके लिए पॉलिसीज डिसाइड और फ्रेम करते हैं। विद इन द कैबिनेट रूम दे हैव एवरी राइट टू डिफर ऑन पॉलिसी मैटर, मतलब कि अपने कैबिनेट रूप में उन्हें किसी भी पॉलिसी के ऊपर जितना डिस्कशन डिबेट जो भी करना है वो कैबिनेट रूप में उसके ऊपर डिस्कशन डिबेट कर सकते हैं। बट वंस अ डिसीजन में दे आर एक्सपेक्टेड टू स्पीक इन वन वॉइस, लेकिन एक बार अगर डिसीजन हो गया और उसके ऊपर उन सबको एक मत होना रहता है। नाउ we are going to talk about the most important position of our country, that is the president of India. Now अब हम बात करेंगे भारत की सबसे हाईएस्ट पोजीशन की, वो है जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दीज आर द फोटोज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 टू 2025 तक। जितने भी प्रेसिडेंट हुए उनकी ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रेसिडेंट। So now student, we are going to talk about the most important position of our country, that is the president. President is the head of the country. अब हम बात करेंगे सब देश की सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन की, पोस्ट की, जो है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं। In our political system, the head of state exercise only political nominal power, कि देखिए हमने अब तक जो भी देखा कि जो हमारे जो कंट्री इंडिया है, हमारे भारत देश में जो प्राइम मिनिस्टर की पावर सबसे ज़्यादा अहम होती है, और जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, प्रेसिडेंट की सारी पावर जो है नॉमिनल पावर है। मतलब कि प्रेसिडेंट के पास ऐसे देखने में तो लगता है कि सब कुछ जो भी जो भी फंक्शंस है वो कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट एक ओनली नॉमिनल हेड है। ठीक है, उनके पास ज़्यादा पावर तो है लेकिन नाम मात्र का पावर है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनकी पोजीशन हमारे देश में वही है जो क्वीन ऑफ ब्रिटेन की है, लेकिन ये क्या है, दिस पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक क्वीन टू ब्रिटेन हुज फंक्शन आर टू लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल, मतलब कि इनका जो पावर है, जो भी पावर प्रेसिडेंट के पास है बस फॉर्मल पावर है। मतलब पब्लिक इवेंट पे हमें लगता है कि ये देश के बहुत बड़े क्या है, हेड है, बट दिस ऑल आर ओनली फॉर फॉर्मेलिटी। जो प्रेसिडेंट है उनका चुनाव कैसे होता है, देखिए प्राइम मिनिस्टर को हम लोग कैसे चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर को जो जनता जनार्दन डायरेक्टली चुन के भेजती है ना, ठीक है, वोटिंग के थ्रू। लेकिन प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है ना, प्रेसिडेंट का चुनाव इनडायरेक्टली होता है, यानी कि जिन MP और MLA को हम लोग चुन कर भेजते हैं ना पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में MLA को, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो है प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करते हैं। इसलिए प्रेसिडेंट का जो वोटिंग होता है वो इनडायरेक्टली होता है। अब प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ क्या है
योग्यताएं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेसिडेंट बनने के लिए जो भी व्यक्ति प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए खड़ा होगा, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी एज जो है 35 ईयर होना चाहिए, उसमें ये उसके पास इतनी क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि उसमें लोकसभा का मेंबर बनने की पूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और उसके साथ में ही जब वो प्रेसिडेंट बनेगा तो उसके पास कोई भी ऐसा प्रॉफिट वाला डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हमारे देश में जो है प्रेसिडेंट री इलेक्शन हो, मतलब एक व्यक्ति जितनी बार भी चाहे प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अमेरिका में कैसे, अमेरिका में देखिए 2 ही बार प्रेसिडेंट बना जा सकता है। अब देखिए प्रेसिडेंट बनने के लिए जो क्राइटेरिया है ना, वो बहुत ही हार्ड है। जो भी व्यक्ति प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़ा होता है, ठीक है, उसके पास देखिए राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। इसका मतलब कि द नॉमिनेशन मस्ट बी सब्सक्राइब बाय एट लीस्ट 50 इलेक्टोरल्स, मतलब कि 50 लोग उसके साथ उसको सब्सक्राइब करेंगे एंड प्रोसेस एज प्रपोजर एंड और 50 उसके साथ क्या करेंगे, उसको अनुमोदित करेंगे, तब जाकर वो व्यक्ति क्या होगा, तब जाकर वो पर्सन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होगा। ये होगा। इतना हार्ड क्राइटेरिया क्यों रखा है ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए? क्योंकि प्रेसिडेंट ये जो पोजीशन है हमारे देश में सबसे बड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे गरिमामय पोजीशन है। तो आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होता होगा उसके पास कम से कम 100 सांसद होंगे, तो उसकी अपनी कितनी, मतलब वो उसका अपना पर्सनालिटी कितना वो होगा, इन्फ्लुएंशियल होगा, तभी ना जाके वो इस पोजीशन के लिए वोटिंग के लिए खड़ा हो रहा है। तो जो भी व्यक्ति, इसके साथ ही जो भी व्यक्ति प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होगा, कम से कम उसको क्या करना पड़ेगा, उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 15,000 रुपए रिजर्व बैंक में जमा करना पड़ेगा। सो नाउ हम देखेंगे कि जो व्यक्ति प्रेसिडेंट होते हैं, कि हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है उनके पास क्या पावर है। प्रेसिडेंट के पास, मैंने पहले ही बताया कि सब जो भी पावर है नॉमिनल है, बट फिर भी दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो पावर होगी ना। सो देखो, ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटी टेक प्लेस इन नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज होती हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से होती हैं। ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इशू इन हर नेम। जो भी लॉज, जो भी कानून बनते हैं या जो भी पॉलिसीज होती है, सब प्रेसिडेंट के नाम पे इशू होती है। और जो भी मेजर अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट करते हैं। किसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं? सीजेआई की, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और स्टेट लेवल कोर्ट, गवर्नर की अपॉइंटमेंट करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट करते हैं, और अम्बासेडर टू अदर कंट्रीज की जो अपॉइंटमेंट है उसकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। उसके साथ यही नहीं, ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज अग्रीमेंट जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होगी या कोई भी अग्रीमेंट होगा तो प्रेसिडेंट के नाम पे ही क्या होगा, साइन होगा। द प्रेसिडेंट इज सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। यही नहीं, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो डिफेंस फोर्स यानी कि जल, थल और वायु सेना के जो है हेड हैं। सो ओके, बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि प्रेसिडेंट अपने पावर का जो यूज है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिकंसिडर इट एडवाइस, यानी कि वो उनसे एडवाइस ले सकते हैं, बट इफ द सेम टाइम एडवाइस इज गिवन अगेंस्ट, शी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। लेकिन एडवाइस वो ले सकते हैं, लेकिन अगर एक ही एडवाइस बार बार आती तो उनको उस एडवाइस के हिसाब से ही काम करना होगा। Similarly, a bill passed by parliament become a bill law only after president give assist to it. कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास हो रहा है या कोई भी कानून बन रहा है तो जब प्रेसिडेंट उसको अपना आशीष देंगे तभी वो कानून क्या होगा, कानून बनेगा। इफ द प्रेसिडेंट वांट्स शी कैन डिले दिस फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट उसको डिले कर सकते हैं, एंड सेंड द बिल बैक टू पार्लियामेंट में, फिर उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। बट पार्लियामेंट पास द बिल वंस अगेन, शी हैज टू साइन इट, और पार्लियामेंट उनके साइन से बिल को पास करते हैं। देयर इज
वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग शी शुड डू ऑन और ऑन अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। बस एक जो है उनके पास इंपॉर्टेंट पावर ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो अपॉइंटमेंट है उससे रिलेटेड उनके पास कुछ पावर है। व्हेन नो पार्टी और कोलिशन गेट मेजोरिटी इन द लोकसभा प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हर डिस्क्रिएशन, मतलब कि अगर कोई पार्टी और कोलिशन गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं होती तो इससे ऐसे समय में प्रेसिडेंट अपने पावर का यूज करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट लीडर हु इज एन ओपिनियन कैन मस्ट मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा। कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा में अपनी मेजोरिटी को प्रूव कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट उनको क्या कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। बट इन सच अ केस प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव मेजोरिटी। लेकिन इसके साथ ही प्रेसिडेंट जो न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर होंगे उनको अपनी एक स्पेसिफिक टाइम के भीतर उनको वो जो प्राइम मिनिस्टर है उनको अपनी योग्यता को सिद्ध करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है द जुडिशरी ऑफ इंडिया। जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। ओके, Though what is judiciary से देखिए, the Indian judiciary is independent integrated three tier system of Supreme Court, High Court and Subordinate Court। Indian judiciary जो है Supreme Court, High Court और Subordinate Court से मिलकर बनी हुई है। That uphold the Constitution and protect fundamental right, यानी कि संविधान की Supreme Court is the guardian of the Constitution। Supreme Court is not only the guardian of the Constitution but it also protect our fundamental rights। As a common law it function without एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंसेस, मतलब द सुप्रीम कोर्ट है ये किसी भी तरह के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी भी तरह के एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंसेस नहीं रहेगा। विद द सुप्रीम कोर्ट सर्विंग इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। सुप्रीम कोर्ट देश में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे दिस पिक्चर यू कैन सी हाउ सुप्रीम कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, civil court and criminal court, specialized tribunal, service tax and consumer law। Okay, now we are going to see इसका मतलब होता है इट मीन द सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है। इसका जो डिसीजन है वो देश की जितनी भी कोर्ट है उसके ऊपर क्या होता है, बाइंडिंग होता है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट जो बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, दो बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई इश्यूज है, बिटवीन गवर्नमेंट और यूनियन स्टेट लेवल पे कोई डिस्प्यूट है तो इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस जो हैं तो ये है। इसके साथ ही अगर कोई पर्सन हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है या फिर सेटिस्फाई नहीं है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब सुप्रीम कोर्ट इतने सारे फैसले लेगा तो इसके लिए हमारी कंट्री में जो है सुप्रीम कोर्ट के पास को जो है इंडिपेंडेंस है। ओके, मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी के भी अंदर काम नहीं कर सकता है, वो अपने फैसले लेने के लिए पूरा क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स दैट इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव ना, मतलब कि ये ना लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में या फिर उनके हिसाब से ये काम नहीं करता है। द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। जजेस का जो फैसला होगा वो गवर्नमेंट उनको क्या करती, डायरेक्शन नहीं करती। अकॉर्डिंग टू विशेष ऑफ पार्टी इन पावर, या फिर जो भी पार्टी पावर में है, यानी कि गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो गवर्नमेंट के अंडर में रहकर काम नहीं करते हैं। दैट इज वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इंडिया हैज अचीव दिस, मतलब कि जो भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज है इसमें जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की व्यवस्था की गई है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ जस्टिस जो इंडिया होती है सुप्रीम कोर्ट के होते हैं CJI की हेल्प से उनकी अपॉइंटमेंट होती है। In practice, it now means that the senior judges of the Supreme Court select the new judges of Supreme Court and High Court, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के नए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नए जजेस को। There is very little scope for interferences by political executive, यानी कि इन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट में जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है उनका कोई भी इंटरफियरेंसेस नहीं रहता है। सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज usually
अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस, जो चीफ जस्टिस यानी कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज यूजली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. Once the person is appointed as a judge of Supreme Court or High Court, it is nearly impossible to remove him or her from that position. मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको उनकी पोजीशन से हटाना इतना आसान नहीं है. इट इज़ डिफिकल्ट एज रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. उनको हटाना इतना ही कठिन है जितना कि यहाँ की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इंडिया के प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रोसेस है वो इस पे लागू होती है. जजेस कैन बी रिमूव ओनली बाय इम्पीचमेंट मोशन, मतलब कि इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू ये जजेस रिमूव किए जा सकते हैं और इसके लिए एटलीस्ट 2/3 मेंबर ऑफ द जो है पास सेपरेटली 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का जो है इस पे इम्पीचमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी होना चाहिए. इट इज़ नेवर हैपन इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में इस तरह से कभी अभी तक नहीं हुआ है. हमारे देश की जो जुडिशरी है वो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल जुडिशरी है. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है के पास ही वो पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का इंटरप्रेट कर सकते हैं. अगर दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि कोई लेजिस्लेचर और जो है अगर कोई कानून बना रहा है तो उसको इनवैलिड करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है. एंड जो एन एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेदर एट द यूनियन लेवल और स्टेट लेवल इफ दे फाइंड सच अ लॉ और एक्शन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कोई भी लॉ और एक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है तो उसको इनवैलिड करार करने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है. Thus they can determine the constitutional validity of any legislation or action of the executive in country whether it is challenged before them. So this is one known as what? This is one known as the judicial review. Supreme Court of India has ruled that the core or basic principle of constitution cannot be changed by the parliament. यानी कि सुप्रीम कोर्ट has also ruled that सुप्रीम कोर्ट ये पूरा ख्याल रखती है कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे पार्लियामेंट किसी भी तरह का चेंज न कर सके. द पावर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलाउ इट टू एक्ट एज गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट. सो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर है कि हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट क्या है, गार्डियन है. ओके. इन रिसेंट ईयर कोर्ट हैव गिवन सर्वल जजमेंट एंड डायरेक्टिव टू द प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट. अब आजकल के देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल जो है पब्लिक इंटरेस्ट और ह्यूमन राइट को जो प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक नया तरीका निकाला है. एनीवन, अगर कोई भी पर्सन वो अगर देख रहा है कि कोई भी ऐसा फैसला है जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो वो भी क्या कर सकता है, anyone can approach to the कोर्ट में अपना अप्रोच कर सकता है. और इसी को कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. द कोर्ट इंटरवेन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन. और इसमें क्या करेगी, कोर्ट इंटरवेन करेगी गवर्नमेंट किसी भी तरह अपने पावर का मिसयूज न करे. तो आपने देखा कि ये हमने किस तरह से हमारे देश में जो पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जो जुडिशरी जो है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है. आई होप आपको ये लेक्चर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर तो अपने इसी तरह के लेक्चर देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. और हाँ, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें. तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में. Okay, thank you. Bye bye.